वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब हम रॉ मटेरियल रॉक से या बिगर पार्ट का रॉक से ऑब्टेन करते हैं तो हम उनके साइज रिडक्शन के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं। इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा कि एक इंडस्ट्री है जो कि रॉक के ऊपर लगाई गई है, जो कि पहाड़ के ऊपर लगी हुई है, और ड्रिलिंग के थ्रू यहाँ से बिगर पार्टिकल्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं, और इन बिगर पार्टिकल्स को हम लोग साइज कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मशीनरी में सेंड कर रहे हैं, डिफरेंट प्रेशर की तरफ सेंड कर रहे हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वो क्रशर कौन से हैं, वो मशीन कौन कौन सी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो पर्टिकुलरली है वो क्रशर एंड ग्राइंडर्स इन एक्शन है, जिसमें मैकेनिज्म, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन टिप्स देखेंगे कि ये जो पीछे आपको एक इमेज की में बैकग्राउंड में इमेज होती है और डिफरेंट क्रशर के टाइप्स इंडिकेट किए हुए जो आपको अपेरेंटली नजर आते हैं, उनके क्रॉस सेक्शनल में क्या बिहेवियर हो रहा होता है। तो अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ देखें तो आज के लेक्चर के बाद हम लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डिफरेंट क्रशर एंड ग्राइंडर्स का, डिफरेंस बिटवीन जॉ, हैमर, बॉल, रोलर एंड डायरेक्टली क्रशर्स क्या है, and you can also understand the section criteria of industrial equipment, and you can also rate pressure mechanism to size output energy use, and then we can see how to choose the right equipment for different particle size requirement. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रेशर की टाइप से स्टार्ट करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अल्ट्रा फाइन। इनके अगर दो दो एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी के अंदर जॉ एंड गैराइटरी आ जाता है, सेकेंडरी के अंदर डबल ऑर्डर हैमर हैमर मशीन आ जाती है, एंड अल्ट्रा फाइन के अंदर बॉल मिल एंड सीट प्रेशर्स आ जाते हैं। तो अब हम इनके थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल और इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जॉ प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसको हम प्राइमरी प्रेशर के तौर पर यूज करते हैं। इट मीन्स कि आपने जो भी एक इमेज देखा, जो फर्स्ट इमेज था जो इंडस्ट्री के ऊपर पार्टिकल्स ऑब्टेन हो रहे थे थ्रू ड्रिलिंग, उन ड्रिलिंग के बाद उन पार्टिकल्स को जो कोर्स मटेरियल्स होते हैं, उन कोर्स मटेरियल्स को प्राइमरी क्रशर के थ्रू गुजारा जाता है, और वो गुजारने के बाद उनको सेकेंडरी मशीन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मटीरियल है वो हार्ड होना चाहिए, एब्रेसिव होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है, बात करें टू प्लेट्स है, जैसे जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है, टू प्लेट्स है, वन इज स्टेशनरी, सेकंड वन इज मूविंग। ओके, मूविंग प्लेट की मूवमेंट को थ्री वे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वन कि हम लोग पिवट कर दें टॉप से, जैसे इस इमेज में इंडिकेट किया हुआ। सेकंड कि हम पिवट कर दें बॉटम से। थर्ड इज के पिवट कर दें हम लोग मिडल से। इनके पिवट पॉइंट की कंट्रोल करते हुए हम जॉ क्रशर को थ्री डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पिवट टॉप पर हुआ इट विल बी अ ब्लैक वन, अगर पिवट डाउन पे हुआ इट इज अ जॉ क्रशर, अगर पिवट आपके पास मिडिल पोर्शन में है तो आपके पास यूनिवर्सल जॉ क्रशर पे होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब स्टेशनरी प्लेट और मूविंग प्लेट जो कि स्ट्रेंथ कॉज कर रही है, जो कि पुशिंग कॉज कर रही है, इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ फ्लिप कहते हैं। ठीक है, जो एंगल आपके पास बन रहा है स्टेशनरी प्लेट और मूविंग प्लेट के दरमियान से एंगल फ्लिप कहते हैं। एंगल ऑफ फ्लिप कंट्रोल करता है साइज को। ओके, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पिवट पॉइंट के साथ आपकी जो मूवेबल प्लेट क्रश मूव करती है तो आपका एंगल ऑफ फ्लिप वेरी करता है। एंगल ऑफ फ्लिप वेरी करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट का साइज वेरी करेगा। तो आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन सा जॉ क्रशर आपके पास यूनिफॉर्म प्रोडक्ट देगा, कौन सा जॉ क्रशर आपके पास मल्टीपल टाइप के मल्टीपल साइज के प्रोडक्ट देगा। इनमें से कौन सा जॉ क्रशर है जो कि किसी स्टेज के ऊपर ब्लॉक हो सकता है, और कौन सा जॉ क्रशर है जो कि किसी भी स्टेज को ब्लॉक नहीं होता, बल्कि जहाँ ब्लॉक होने की कोशिश करता है वो तो उसकी मूवमेंट इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल की बात करूँ जो कि मिडिल पे फिक्स है, तो अगर मिडिल उस साइज से बड़े पार्टिकल इसमें इंसर्ट नहीं हो सकते। अगर आप करेंगे तो वो ऊपर वाला जो मूवमेंट होगी वो पार्टिकल्स को क्रश करेगी और वो नीचे आकर और क्रश होते हुए बॉटम से निकल जाएंगे। सो इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है कि आपके पास जो ड्रिलिंग हो रही है वो यूनिफॉर्म साइज की हो रही है या फिर सेकेंडरी साइज की हो रही है, तो उस साइज के थ्रू हम लोग पार्टिकल्स को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट क्विज आपके पास है कि व्हाट टाइप ऑफ फीड वुड कॉज रैपिड वेयर इन जॉ क्रशर। अब जब आपके पास एक सॉलिड पार्टिकल्स जो कि हार्ड है, एब्रेसिव मटेरियल है फीड का, वो इस मेटालिक प्लेट के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा तो मेटालिक प्लेट आहिस्ता आहिस्ता वियर एंड टीयर शो कर सकती है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है उस प्लेट की। तो आपके ख्याल से वो कौन सा टाइप का प्लेट है जो कि जल्दी वियर एंड टीयर वियर की तरफ वियर को इंडिकेट करेगा, विच जॉ क्रशर, व्हाट टाइप ऑफ फीड वुड कॉज रैपिड वियर इन अ जॉ क्रशर। तो आपने इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, सेकंड टाइप ऑफ क्रशर दैट वी विल सी सेकेंडरी क्रशर में आता है, दैट इज अ हैमर मिल क्रशर। ठीक है, हैमर मिल क्रशर में सूटेबल फॉर मीडियम फाइन क्रशिंग। इट मींस वहां पर फर्स्ट के अंदर कोर्सर पार्टिकल थे या आपके पास फीड जो आपके पास मीडियम फाइन
पार्टिकल के लिए होगी एंड सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगी। मैकेनिज्म क्या है कि रोटेटिंग हैमर्स स्ट्राइक मटेरियल, तो इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन के थ्रू पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता साइज रिड्यूस होते रहते हैं। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं कि रोटेटिंग रोटर है और यहाँ पर हैमर्स लगे हुए हैं इस रोटर के साथ। तो रोटर जैसे रोटेट करते हैं तो जो फीड आपके पास इंसर्ट करी है इस चैम्बर के अंदर वो अच्छे से क्रश करेगी और डिस्चार्ज साइड से निकलता रहता है। तो अगर हम इसका एक साइड व्यू देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास एक रोटर है जो कि रोटेट कर रहा है, हैमर पे इसके इंडिकेट किया हुआ लगे हुए हैं। तो फीड एंटर हुई है, एंटर होने के बाद क्रश होगी, हैमर स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास इम्पैक्ट फोर्स होगी एंड देन देयर इज अ सीट जो कि हम लोगों ने लगाई हुई है इन पार्टिकल्स को एग्जिट के लिए। तो ये पार्टिकल्स उस वक्त तक रोटेट करते रहेंगे या फिर एट्रिशन होते रहेंगे जब तक उनका पार्टिकल साइज उस सीट के साइज से स्मॉलर ना हो जाए। यहाँ से हम लोग साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको और जस्ट अपने क्रशर के मटेरियल को देखना चाहें तो आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से मटेरियल इसमें एंटर होता है फीड के थ्रू एंड देन हैमर स्ट्राइक करता है, हैमर के स्ट्राइक करने से इम्पैक्ट फोर्स एंड देन एट्रिशन फोर्स पार्टिकल को साइज को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड हैमर्स, हाई स्पीड रिजल्ट्स बट आल्सो हाई स्पीड वियर। वियर किसकी? आपकी मशीन की होती रहती है। तो कमांड में आपने बताना है व्हाट पैरामीटर वुड यू चेंज टू शिफ्ट द हैमर मिल्स आउटपुट साइज। अगर इस हैमर मिल के आउटपुट साइज को आपने वेरी करना हो तो क्या पैरामीटर आप वेरी करेंगे कि आपके प्रोडक्ट का, इनकी मशीन सारी की सारी वही है, पैरामीटर क्या चेंज करेंगे क्या या क्या चेंज लेके आएंगे इस मशीन के अंदर कि आपके प्रोडक्ट का साइज वेरी कर जाए। ओके, टर्शरी मिल के अंदर आपके पास बॉल मिल आती है जो कि ग्राइंड फॉर अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकल्स। अच्छा मैं और इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी के बाद मशीन के बाद सेकेंडरी मशीन में फीड पे, सेकेंडरी मशीन की जो प्रोडक्ट होगी वो बॉल मिल की फीड होगी। तो यहाँ पर आप मैकेनिज्म बात करते हैं रोटेटिंग सिलेंड्रिकल शेल पर्टिकुलरली फिल्ड विद बॉल, तो जो आपको इंडिकेट किया हुआ सिलेंड्रिकल एक टाइप का एक शेल है जो को बॉल से और मटेरियल से पार्टिकल से हम लोगों ने फिल किया हुआ है। ये ये पार्टिकल्स आपके पास रॉक साइज के हैं और जो ग्रे या फिर ब्राउन पार्टिकल्स हैं वो मेटालिक पार्टिकल्स शो किए गए हैं बॉल्स की शेप में। तो अब इस बॉल मिल के अंदर मेटालिक बॉल्स हैं और आपके पास फाइन मटेरियल, सेमी फाइन मटेरियल है और ये जो बॉल मिला वो रोटेट कर रही है। इस रोटेशन के साथ क्या होगा? एट्रिशन एंड इम्पैक्ट फोर्स होगी। ठीक है, अब बॉल्स ग्रेविटी की वजह से बॉटम पे मूव करने की कोशिश करेंगी एंड उस बॉल्स की जो मेटल बॉल्स जो कि वेरी हार्ड होंगी, स्टील बॉल्स होती हैं आपके पास, तो वो वेरी हार्ड बॉल्स जिनकी हाई डेंसिटी होती है वो उन पार्टिकल्स को आके स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने की वजह से आपके पास पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो इसके अंदर फीड साइज इज लेस देन, इट शुड बी लेस देन 10 मिलीमीटर एंड आउटपुट कैन बी अप टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आप जितना टाइम देंगे और जो आपके ग्राइंडिंग बॉल्स हैं जो कि स्ट्राइकिंग बॉल्स हैं उनका डायमीटर कंट्रोल करता है साइज को। ओके, क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखें तो आपके पास एक इमेज नजर आ रहा है कि ये बॉल्स रेड कलर में जो इंडिकेट किए मेटल पार्ट्स, मेटल पार्टिकल्स आपके पास जो है मेटल ग्रेन, रेड और ग्रीन पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो रोटेशन स्पीड है वो कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है बिकॉज अगर आप रोटेशनल स्पीड को वेरी हाई कर देंगे देर इज अ चांस कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स और बॉल्स इस आपके पास सिलेंडर के जस्ट आउटर रेडियस के ऊपर आकर स्टिक कर जाएंगे। तो हमें ऐसी स्पीड रखनी पड़ती है कि पार्टिकल्स मूव करें अपसाइड पे, अपसाइड मूव करने के बाद ग्रेविटी की वजह से वो स्ट्राइक बैक करें बॉटम टू द चैम्बर के ऊपर और उस मूवमेंट की वजह से आपके पास स्ट्राइकिंग फोर्स, एट्रिशन फोर्स होगी, पार्टिकल्स आपस में रेजिस्टेंस शो करेंगे, उनके आपस में स्ट्राइकिंग फोर्स आएगी, इम्पैक्ट फोर्स आपके पास आएगी। तो ये तमाम फोर्सेस मिलकर पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। तो आमतौर पे ये आपके पास ये बैच टाइप का प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग वन टाइम फीड को इंसर्ट करते हैं, देन वी गिव इट अ टाइम कि जहाँ पर फीड जो है वो प्रॉपरली स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए एंड देन हम इस मशीन को ऑफ करके पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं बॉल विल वर्क स्लोली बट दे वर्क वंडर्स फॉर द फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पर आपके मेरे एक कमेंट भी है, व्हाई आर बॉल मिल्स नॉट टिपिकली यूज्ड एज अ प्राइमरी क्रशर्स। प्राइमरी क्रशर के लिए बॉल मिल्स यूज क्यों नहीं हो सकती? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में मेंशन करना है। इक्विपमेंट कंपैरिजन करें तो जॉ क्रशर के लिए फीड साइज 50 टू 1000 मिलीमीटर है, आउटपुट साइज 10 टू 100 मिलीमीटर आता है, मैकेनिज्म कंप्रेशन फोर्स मोस्टली आती है एंड प्राइमरी क्रशिंग के तौर पर यूज होता है। हैमर मिल मीडियम टू फाइन क्रशिंग के लिए इम्पैक्ट एंड रेडिएशन फोर्स आती है एंड 1 टू 10 मिलीमीटर आपके पास आउटपुट साइज होता है। बॉल मिल के लिए फीड साइज इज लेस देन 10 मिलीमीटर, आउटपुट साइज इज अप टू 100 माइक्रोमीटर, एट्रिशन फोर्स मोस्टली ओवरकम कर जाती है बाकी मैकेनिज्म के ऊपर, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग यहाँ पर मोस्टली यूज होती है।
ओके, इसके अलावा भी कुछ फेमस आपके पास क्रशर्स हैं जिनमें से गायरेटरी क्रशर्स आ जाता है। दिस यूज्ड एज अ प्राइमरी क्रशर इन लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये आपके पास अगेन कंटिन्यूस टाइप का ऑपरेशनल मटेरियल आता है। क्रशिंग अकर्स वाया गायरेटिंग स्पिंडल इनसाइड एंड कॉन्केव सर्फेस, हैंडल्स हाई थ्रूपुट फॉर एग्जांपल माइनिंग के लिए, सूटेबल फॉर हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल्स। तो अगर हम यहाँ पर इसकी एक इमेज की बात करें या इसके गिफ्ट को देखें, तो वो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऊपर से आकर इस मशीन में आते हैं एंड गायरेटरी मूवमेंट की वजह से फिक्स स्पिंडल के ऊपर आपके पास एक हैवी जो स्पिंडल होता है वो रोटेट करता है एंड उस रोटेशन की वजह से जो बिगर पार्टिकल्स है वो पहले स्मॉलर में कन्वर्ट होंगे, स्मॉलर पार्टिकल देन एक रोटेटिंग ये कह लें रिक्वायर्ड साइज पर हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। तो इस मशीन को समझने के लिए आपको इसको एक हैवी वेट चैंपियन ऑफ प्राइमरी क्रशिंग के तौर पर समझना पड़ेगा। ओके, एक कमेंट क्विज अगेन यहाँ पर आपके लिए आ गया। व्हाई माइट यू चूज अ गायरेटरी क्रशर इंस्टेड ऑफ अ जॉ क्रशर इन अ माइनिंग ऑपरेशन? आपके ख्याल से मैंने से यहाँ बताया हुआ कि स्पेशली माइनिंग के लिए ये इक्विपमेंट यूज होता है। तो माइनिंग के लिए जॉ क्रशर भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो जॉ क्रशर क्यों नहीं यूज होगा वो आपने मेंशन करना है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोलर क्रशर्स। इसमें आपके पास टू काउंटर रोटेटिंग सिलेंडर्स क्रश पार्टिकल्स वाई कंप्रेशन फोर्स से यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक बात होती है कि जो पार्टिकल्स इसमें फीड के अंदर आने चाहिए उनका एक पार्टिकल साइज इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि ड्यू टू सम इंटरलॉकिंग या कंप्रेशन फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से वो इन सिलेंडर्स के ओपनिंग की तरफ पहुंच सके, देन कंप्रेशन फोर्स साइज को रिड्यूस कर सकती है। अगर आपके पास पार्टिकल साइज बिगर है तो यहाँ पर पार्टिकल साइज पार्टिकल्स रीच नहीं करते हैं, इवन कि वो ब्लॉकेज कर देते हैं फीड की। तो इधर यहाँ पर लिमिटेशन है कि जो पार्टिकल साइज है आपके पास इतना होना चाहिए कि वो ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस को इस रोटेटिंग सिलेंडर्स के दरमियान आके स्टक हो सके, देन कंप्रेशन फोर्सेस के साथ हम उसको रिड्यूस हो सकते हैं, पार्टिकल्स रिड्यूस हो सकते हैं। कौन क्विज आपके पास है, विच इंडस्ट्रीज बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम यूजिंग द रोलर क्रशर? अगेन इसका कुछ आंसर आपके पास मैंने शो कर दिया था अपनी स्लाइड के अंदर, लेकिन आपने इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना है। नाउ वी हैव सम क्रशर्स जो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। इनमें से कुछ को आपने ऑब्जर्व कर लिया है या देखकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे दिस इज समथिंग लाइक अ हैमर क्रशर, बट ये हैमर के अलावा आपके पास इनर्शियल फोर्सेस भी एक्सर्ट कर रही है। जो आपके पास हैमर क्रशर था वो उसकी जो केसिंग थी वो क्लोज थी, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आकर स्ट्राइक करते हैं, देन वो ऑपोजिट साइड पर जो एरिया है या वॉल है वहाँ पर आकर स्ट्राइकिंग वजह से पार्टिकल्स रिड्यूस होते हैं, और जितना रिड्यूस वन टाइम हो गए बाकी जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आके प्रोडक्ट की तरफ क्लियर हो जाएंगे। देन भी आपका डबल कोन क्रशर या कोन क्रशर आपके पास है। ये जॉ क्रशर से एक नेक्स्ट लेवल आपके पास आता है। जॉ क्रशर वन मूविंग था, यहाँ पर टू स्टैटिक लगा कर बीच में कोन रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो उस कोन मूवमेंट के थ्रू आपके पास जॉ क्रशर वाला फिनोमिना सेम अपीयर हो रहा है। ये बात करें तो सिंगल टूथ रोल क्रशर है। जैसे पिछले रोल क्रशर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स का आपस में इंटरलॉकिंग के थ्रू उस डबल रोल के साथ पहुंचना जरूरी है। अच्छा, अगर वो नहीं पहुंचता देन व्हाट वी डिड कि हमने सिंगल रोड क्रशर या फिर डबल रोड क्रशर के थ्रू हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। ओके, ये आपके पास अगेन एक है जो सिंगल रोड डबल क्रशर एंड देन डबल टाइप ऑफ क्रशर है। अपर साइड के ऊपर टूथ क्रशर है और बॉटम के ऊपर आपके पास डबल रोड क्रशर है। ये जो लास्ट आपके पास क्रशर की बात करो तो ये आपके पास वर्टिकल जॉ क्रशर या टूथ क्रशर आपके पास इसके आहिस्ता आहिस्ता जैसे पार्टिकल नीचे आते रहेंगे तो इसका रेडियस स्मॉल होता रहता है। तो पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उनका साइज रिड्यूस होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, तो ओनली वन टाइम। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि a feed material of 50 millimeter is reduced to 5 millimeter using a hammer mill. Calculate the reduction ratio. अब रिडक्शन रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है। हर इक्विपमेंट के लिए रिडक्शन रेशियो डिफरेंट हो सकती है। रिडक्शन रेशियो का फार्मूला है कि फीड साइज ओवर प्रोडक्ट साइज, तो उसको डिवाइड किया तो आपके पास 10 का फैक्टर ओपन होता है। इसका पर्पस क्या है? एक्चुअली ये वैल्यू बताती है आपके पास कि किसी पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए मशीन को कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज अगर जितना आपके पास साइज रिडक्शन या रिडक्शन रेशियो कम होगी उतना मटेरियल को कम एफर्ट करनी पड़ेगी उस साइज को लेके जाने के लिए। लेकिन अगर वो आपके पास रेशियो बिगर है तो आपको मशीन को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी साइज को ओपन करने के लिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या आती हैं? सिलेक्शन ऑफ हाई एनर्जी ग्राइंडर्स फॉर प्राइमरी क्रशर्स। ग्राइंडर्स आपके पास और जो टर्शरी ग्राइंडर्स आपके पास थे वो लास्ट स्टेज पर थे, लेकिन आप उसको प्राइमरी के तौर पर यूज कर लें, दैट इज अ मिस्टेक हो सकती है। एक्सोटिक मटेरियल हार्डनेस ड्यूरिंग इक्विपमेंट सिलेक्शन, आपने जिससे बताया कुछ आपके पास हार्ड रॉक के लिए, कुछ सॉफ्ट मटेरियल के लिए,
कुछ की आपके पास इरोजन हो रही है मटेरियल की, तो मटेरियल सिलेक्शन को आप इग्नोर कर देते हैं अपने हार्डनेस ऑफ मटेरियल को देखते हुए। दैट कुड बी सेकंड रीजन। ओवरलुकिंग कैपेसिटी लिमिटेशन व्हेन स्केलिंग अप के दौरान आपने देखा कि इतना मटेरियल जो आप थ्रूपुट दे सकता है, लेकिन आपने ओवर थिंकिंग कर ली कि हो सकता है क्रशर को हम लोग स्पीड से चाहें तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो आपने कैपेसिटी को इग्नोर करके जैसे अपनी स्पीड पे कंसंट्रेट किया मटेरियल के ऊपर, तो ये दैट कुड बी प्रॉब्लम। एप्लीकेशन की बात करें, जॉब क्रशर की स्टार्ट में माइनिंग, सीमेंट, रिसाइकलिंग, डिमोलेशन, कंक्रीट, या आपने ड्रिलिंग के बाद जो फर्स्ट फिनोमिना इमेज शो किया था आपके पास कि ड्रिलिंग के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं जॉब क्रशर में शामिल किए जाते हैं। हैमर मिल फूड प्रोसेसिंग, स्पाइसेस के लिए, मिनरल माइनिंग के लिए, बायोमास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। बॉल मिल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, सिरामिक्स, पिगमेंट मिक्सिंग। तो आप देखिए बॉल मिल के लिए जो प्रोडक्ट आपके पास चाहिए, ये कह लें जो पार्ट जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो वेरी फाइन इंडस्ट्री है, जहाँ पर जो पार्टिकल्स है वहाँ पे साइज का हो फाइन होना बहुत जरूरी है, या कह लें मल्टीपल साइज का ऑब्टेन होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। ओके, अब हमने क्रशर और ग्राइंडर दो वर्ड यूज किए, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? ये क्रशर और ग्राइंडर की जगह हमने कंपैरिजन क्रॉस किया हुआ। पर्पस की बात करें क्रशर का तो ब्रेकिंग लार्ज सॉलिड्स इनटू स्मॉलर चंक्स, एंड ग्राइंडर्स की बात करें तो रिड्यूस पार्टिकल साइज टू फाइन पाउडर में होगा। मैकेनिज्म क्रशर का कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड शेयरिंग है, ग्राइंडर्स का एक्सट्रेशन, इम्पैक्ट एंड रोलिंग का फिनोमेना आता है। फीड साइज की बात करें क्रशर की तो लार्ज फीड साइज है, ग्राइंडर की बात करें तो स्मॉल फीड साइज है, typically less than 10 मिलीमीटर यूज होता है। आउटपुट 10 मिलीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, और ग्राइंडर का आपके पास 100 माइक्रोमीटर टू फ्यू मिलीमीटर। स्टेजेस यूज क्रशर के प्राइमरी और सेकेंडरी वालों को क्रशर्स कहते हैं, टर्शियरी वालों को या फाइन ग्राइंडर वालों को फाइन अल्ट्रा फाइन को हम लोग ग्राइंडर्स कहते हैं। एग्जांपल जॉ क्रशर, गायरेटी रोल्स, ग्राइंडर्स की आपके पास बॉल मिल, जेट मिल, हैमर मिल के सारे आपके पास ग्राइंडर्स की एप्लीकेशन आ जाती है। ओके, कमेंट करके आपने बताना कि व्हाट डू यू थिंक ग्राइंडर्स आर नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए अगेन एक आज का कमेंट का तो ये आपकी इंटरेस्टिंग लेक्चर है जहाँ पर मल्टीपल टाइम आपके पास इंटरेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ताकि आपका जो है वो